खानपुर विधायक उमेश शर्मा की पत्नी बसपा से निष्कासित, अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। देहरादून में मंदिर के कार्यक्रम में भिड़े बीजेपी के 2 गुट, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हुई घायल, क्रॉस एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 भर्ती परीक्षाएं की स्थगित, मौसम के चलते एक परीक्षा रद्द, दूसरी पर याचिका दायर। उत्तराखंड में मानसून के बाद शहरों की धारण क्षमता का होगा अध्ययन, नैनीताल सहित 15 शहरों से होगी शुरुआत। गंगोत्री हाईवे के पास बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन, रेस्क्यू में एक का मिला शव, दूसरे की तलाश जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पहले से तय 2 भर्ती परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसमें पहली भर्ती परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड को लेकर थी और दूसरी उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा थी। फॉरेस्ट गार्ड के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 23 अगस्त से 26 अगस्त के बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में की जानी थी, लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रतिकूल मौसम का हवाला देते हुए इस परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अब शारीरिक दक्षता से पहले फॉरेस्ट गार्ड में लिखित परीक्षा के जरिए चयनित हुए अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। माना जा रहा है सितंबर महीने में अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन होंगे, जबकि अक्टूबर महीने में अब शारीरिक दक्षता परीक्षा करवाई जाएगी। और इसी तरह न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा को भी स्थगित किया गया है और इसकी मुख्य परीक्षा 23 अगस्त को तय थी। इस परीक्षा को स्थगित करने के पीछे हाईकोर्ट में दायर याचिका में निर्णय आरक्षित रखने के कारण बताए गए हैं। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद इस परीक्षा के लिए नई तारीख तय की जाएगी और इसके अलावा राज्य में सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा के तहत हिंदी टाइपिंग की परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है। सहायक लेखाकार परीक्षा के लिए हिंदी टाइपिंग परीक्षा 28 अगस्त से 11 सितंबर तक करवाई जाएगी और इससे पहले इस भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन करवाए जा चुके हैं। बीएसपी खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को तगड़ा झटका लगा। उमेश शर्मा पत्नी को बसपा के टिकट पर संसद भेजने का सपना देख रहे थे, लेकिन ये सपना टूट गया। हरिद्वार जनपद में बसपा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खानपुर विधायक सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को की पत्नी बसपा प्रदेश महासचिव और लोकसभा सीट से संभावित प्रत्याशी सोनिया शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दरअसल सोनिया शर्मा बीते 29 मार्च को बसपा में शामिल हुई थी। हालांकि सोनिया शर्मा द्वारा पार्टी में गुटबाजी के चलते इस्तीफे देने की बात कही गई थी। बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बीएसपी के हरिद्वार जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी द्वारा निष्कासन पत्र में लिखा गया है कि सोनिया शर्मा को पार्टी में अनुशासनहीनता एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इनको पार्टी में अनुशासनहीनता व पार्टी विरोधी गतिविधियों के बारे में कई बार चेतावनी भी दी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आया। इसकी वजह से पार्टी हित में इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। उधर बसपा से निष्कासित होने के बाद विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने निष्कासन पर अपना बयान जारी किया। उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए बताया, एक दिन पहले ही वो बसपा सुप्रीमो को अपना इस्तीफा भेज चुकी हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि 2024 लोकसभा चुनाव में एक मजबूत दावेदारी प्रदेश के कई बसपा नेताओं को सहन नहीं हो रही है। हरिद्वार जनता की सच्ची सेवा करने का मकसद कई नेता अपनी भीतरघाती राजनीति के चलते पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए जनता और अपने समर्थकों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए मेरा इस्तीफा देना ही सही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर नेपाल के आदि चंद्र योगी से मुलाकात की।
नेपाल की ओम आदि आध्यात्मिक संस्था द्वारा हरिद्वार में हर की पौड़ी पर 2 दिवसीय महायज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत और नेपाल के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री ने बाल योगी से मुलाकात की, साथ ही महायज्ञ के आयोजन के स्थान पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। बता दें कि नेपाल के काठमांडू के बाल आदि चंद्र योगी की प्रतिभाएं असाधारण हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में कई किताबें लिखी हैं। आदि चंद्र योगी जी जो केवल 12 साल के हैं शरीर से, जो जिनकी बाणी नहीं है और हमारे से अलग शरीर है, दिव्यांग, उनका अलग प्रकृति का शरीर है, जिनका शरीर नहीं चलता है, केवल लेखनी से अपना अभिव्यक्ति देते हैं। तो उनके द्वारा सत्संकल्पित 18 यज्ञ इस साल में हो रहे हैं महायज्ञ। ये 14वीं कड़ी है। इसका नाम है ओमकारेश्वर आध्यात्मिक महायज्ञ महानुष्ठान, जो नेपाल और भारत के कई तीर्थ स्थानों में, कई सिद्ध क्षेत्रों में, कई हिमालय पे यज्ञ होने के बाद अब यहाँ पावन हरिद्वार की गंगा तट पर ये उन्हीं के सत्संकल्प पे यज्ञ हो रहा है। ओम आकृति जो बनी हुई है उसी के इर्द गिर्द जो है 58 हवन कुंड रहेंगे। कुछ ध्यान साधना के स्थान भी बन रहे हैं। ऐसे ही जो मंत्र से यहाँ प्रयोग और आहुति होगी वो भी परम पूज्य गुरुदेव आदि चंद्र योगी जी की ही रचना की हुई मंत्र है। अनुष्ठान और प्रारंभ तो यहाँ हो रहा है, तो यह उसका एक प्रारंभ का लघु रूप है। उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही व्यापक और विश्वस्तरीय होगा, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। और इसका जो परिणाम है आने वाला समय पर पूरे मानव के लिए, प्राणी मात्र के लिए और हमारे देश के लिए कल्याणकारी होगा, लाभकारी होगा और मानव जीवन को सुखद बनाने वाला होगा। हाँ, सीएम साहब भी हमारे पूज्य महाराज जी से, गुरु जी से मिले और उनको भी बड़ा आनंद की अनुभूति हुई है। उनको बहुत अच्छा लगा है। उनकी जो आंतरिक ऊर्जा और उन शक्तियों से सीएम साहब भी रूबरू हुए हैं। देहरादून में सचिवालय के पास एक होटल में मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक हुई। बैठक में 8-9 दिसंबर को प्रस्तावित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर गहन मंथन किया गया और औद्योगिक निवेश तथा रोजगार बढ़ाने के साथ राज्य की आर्थिक को विस्तार देने की भी कार्य योजना बनाई। सीएम धामी ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा और वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दिनों में उत्तराखंड में निवेश करने के लिए अधिकांश काफ़ी बड़े बड़े उद्योग समूह के लोगों ने, निवेशकों ने अपनी इच्छा भी बताई है और हम लोगों को अपनी जो लैंड से संबंधित उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के बारे में भी उद्योग डिपार्टमेंट को बताया है। तो उस संबंध में चूँकि राज्य ने काफ़ी सारे काम किए हैं इस दौरान, उद्योग में हम उद्योगों के निवेश के अनुकूल जो पॉलिसी लेकर आए हैं और एमएसएमई से लेकर दीर्घकालिक, अल्पकालिक और मध्यकालिक जो है हमने बहुत सारी निर्णय लिए हैं, बहुत सारी नई नीतियों को प्रस्तावित किया है। तो उन सभी से सभी को अवगत कराना है। हाइड्रो के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को भी धरातल पर हमने पूरी व्यवहारिकता के आधार पर उतारने का काम इस दौरान हुआ है। और एक बड़ा लैंड बैंक भी यहाँ पर बनाया है, क्योंकि उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और ये हमारे लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है कि हम राज्य में अधिक से अधिक निवेश ला पाएँ और देश विदेश के जो बड़े उद्योग समूह हैं उन उद्योग समूह को अपने यहाँ आकर्षित कर पाएंगे। तो उस संबंध में सभी से कुछ लोगों से भेंट वार्ता भी है और एक सामूहिक रूप से भी कार्यक्रम है। तो वो उसकी हम लोगों ने कल यहाँ शुरुआत कर दी है। कल देहरादून में जो हमारे उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में, हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, होटल और इन सभी क्षेत्रों में जो भी काम करने वाले लोग हैं, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उन सभी के साथ कल एक बड़ी चर्चा, लंबी चर्चा हमने की है। उनके भी बहुत सारे सुझाव मिले हैं। उन सुझावों को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसमें पूरे उत्तराखंड के लोगों के विकास के लिए उत्तराखंड के लोग, सभी लोग इस इन्वेस्टर समिट में अपने को सहभागी बनाएं
उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और देश भर में भी जो है अन्य जगह पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे जिसमें हमारे उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारीगण, अन्य डिपार्टमेंटों के लोग, हमारे मंत्रीगण, सभी लोग सहभाग करेंगे। 1.5 महीने से अनशनरत बद्रीनाथ धाम के पंडा पुरोहितों और हक हुकूकधारियों को कांग्रेस का समर्थन मिला। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बातों को अनसुना करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि शासन प्रशासन और सरकार ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत उजाड़े जा रहे व्यापारियों और पुरोहित समाज के मामले को उठाने का संज्ञान लिया और अनशनरत तीर्थ पुरोहितों से बातचीत कर उनकी मांगों पर विमर्श कर अनशन तुड़वाया। इस पर भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही समर्थन है, इसलिए कांग्रेस खुद जाकर सबको समर्थन देने की कोशिश कर रही है। वहीं नवीन ठाकुर ने कहा अगर किसी के साथ गलत होता है तो सरकार उनके साथ खड़ी है, वरना गलत करने पर कार्रवाई निश्चित है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं नहीं, कांग्रेस के पास समर्थक नहीं है, तो इसलिए वो स्वयं जाकर जो है हर जगह समर्थन देने का काम करती है। कांग्रेस ने समर्थन दिया था विकासनगर के उन सभी अवैध कब्जाधारियों को, क्या हुआ? हमने सब अवैध कब्जाधारी हटा दिए। कांग्रेस ने समर्थन दिया उन सभी रेलवे के अवैध कब्जाधारियों को जिनको कोर्ट के आदेश पर हटा दिया गया। तो कांग्रेस के पास अब कोई समर्थन देने के लिए बचा नहीं है, इसलिए स्वयं जाकर ऐसी जगह जाके समर्थन देती है जिनके समर्थन में कोई नहीं है। हाँ, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं, और अगर किसी का कोई अवैध निर्माण है तो उसके खिलाफ तो चाहे प्राधिकरण हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोर्ट के निर्देश पर हो, वो कार्रवाई हमको स्वयं सुनिश्चित करानी ही है। नहीं, देखिए, वो सारे लोग हमारे अपने हैं, वो अलग विषय है, और हमने प्रत्येक स्तर पर जो है अपने लोगों की मदद की है, आगे बढ़कर मदद की है, सरकार के स्तर पर मदद की है, और संगठन के स्तर पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी मदद करती है, और हम प्रत्येक व्यक्ति की अपने स्तर पर, संगठन स्तर पर मदद करेंगे। लेकिन हाँ, कहीं अवैध चीजें हैं उनको हटाने का काम तो सरकार और प्रशासन करेगा ही, उसमें जो है किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब से पिरान कलियर क्षेत्र को हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण से बाहर निकाला गया है, तब से पिरान कलियर क्षेत्रों में अवैध निर्माणों की बाढ़ से आ गई है। नगर पंचायत पिरान कलियर अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ते हुए अवैध निर्माणों से बेघर बना हुआ है। वहीं बेटपुर तिराहे पर बिना किसी सरकारी अनुमति के दर्जनों कॉलोनियां काट दी गई और कई दर्जन दुकानों का निर्माण बिना नगर पंचायत के अनुमति के बिना किया गया। इस बाबत जब पिरान कलियर के नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और हयात से जानना चाहा तो उनका कहना है उनके पास कोई भी निर्माण करने वाला व्यक्ति एनओसी लेने नहीं आता और ना ही वो किसी पर कोई कार्रवाई करते हैं। नगर पंचायत जैसा आप लोगों ने हमारे संज्ञान में डाला, पूर्व में भी लोगों ने हमारे संज्ञान में डाला है कि इसको हम चिन्हितकरण करके सर्वे करा के इसके हम अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। जो भी अवैध कॉलोनियाँ बननी, अगर ये मानक पूरा करेंगे तो एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे, इन्होंने एनओसी दे दी जाएगी। वर्तमान में फिलहाल किसी के द्वारा जो एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया गया। सर, जो रुड़की रोड पे 2 होटल का निर्माण हो रहा है, उनकी एनओसी आपके यहाँ से गई? रुड़की रोड पे एनओसी के लिए अप्लाई किया था, अभी दी नहीं गई। निर्माण तो कंप्लीट हो रहा है सर, अभी एनओसी तो हमारे द्वारा दी नहीं गई। और सर, यहाँ पे 2 कॉलोनियाँ हैं बेड़पुर चौक पे और कुछ दुकानों का निर्माण हुआ है हाल में, उनकी एनओसी दी गई या ली? ना, हमारे द्वारा कोई एनओसी नहीं ली गई। मैं इसका सर्वे करा रहा हूँ। जो भी ये चिन्हीकरण होगा इनका जो है अपने उच्च अधिकारियों को जो इसका जो पत्र प्रेषण कर दिया जाएगा, अवगत करा दिया जाएगा। सर, इनके निर्माण पूरे हो गए, कब तक भेजा जाएगा सर? 1 हफ्ते के अंदर जो इन पर जो मेरे स्तर से जो भी कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में चोरी के हौसले बुलंद हैं। देर रात सोसाइटी में चोरों ने कई घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने प्रदीप चौहान के मकान में रहने वाले किराएदार हरि किशोर के घर से 50,000 रुपए से अधिक नकदी और आभूषण सहित 9 मोबाइल फोन भी चोरी कर लिए। इसके अलावा अन्य घरों में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी और आसपास के सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई। जी, उन्होंने एफआईआर लिख ली है वहाँ थाने में कोतवाली में, और उन्होंने ये कहा कि भाई हम कोशिश करेंगे, और मेरे करीब 50,000 से ऊपर प्लस में केस चला गया।
जो मैं अभी बैंक से भी निकाल के लाया था, उसकी भी मेरे पे रिकॉर्डिंग है। एटीएम से निकाले थे और घरवाली के पैसे रखे थे, परसों में मेरी लड़की के पैसे रखे थे और 2 कान के टॉकस उसने खोल के बेड पर रख दिए थे रात को सोते समय, और वो भी चोरी हो गई। और 2 मोबाइल है, एक सैमसंग का मोबाइल है और दोनों मोबाइलों के वो चार्जर भी ले गए, और एक जियो का मोबाइल है छोटा वाला मेरा वाला, वो भी ले गए। जी, ये वार्ड नंबर 10 सोसाइटी रोड निकट गन्ना सोसाइटी निकट गैस एजेंसी के करीब यहाँ 2-3 घरों में चोरी हुई है और मेरा निवास स्थान है। हमारे किराएदार जी हैं हरिकिशोर शर्मा जी, इनके यहाँ काफी नुकसान हुआ है और हमारे यहाँ एक अटैची उसमें से कुछ कपड़ों को चोर चुरा के ले गए। इसी रास्ते से आए और बहुत सुरक्षित मोहल्ला है और पूरा मकान बंद है, बड़े हौसले बुलंद हैं चोरों के। तो मैं तो प्रशासन से ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि कुछ गश्त बढ़ाई जाए। कई घटनाएं इस मोहल्ले में हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय में सहकारी भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सहकार भारती के संस्थापक स्वर्गीय श्री लक्ष्मण राव इनामदार जी का स्मरण करते हुए कहा, उन्होंने मूक साधक की भांति राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन दिया और देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा, नई पीढ़ी के लिए सहकारिता का बहुत महत्व है क्योंकि आज की पीढ़ी जल्द स्वावलंबी बनना चाहती है। इसलिए सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत करता है, एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान कर रहा है। अवसर प्राप्त हुआ है। भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो सहकार भारती द्वारा आयोजित सांस्कृतिक और सांस्कृतिक महोत्सव में आप सभी का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर सहकारिता तपस्वी सहकार भारती के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मण जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं, जिनके कारण से सहकार भारती का ये काम आज पूरे देश के अंदर अनेकों स्थानों पर खड़ा है। मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं कि आज आप सबके बीच में मुझे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सहकार भारती के सभी इस संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया है। स्वर्गीय लक्ष्मण जी ने एक मूक साधक की भांति राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जिया और देश में सहकारिता को बढ़ाने में, सहकारिता को आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा अभी दिनों उसकी उत्तराखंड में भी हमने शुरुआत की है और सभी जो 670 समितियां हैं उन सभी का कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो गया है, सफलतापूर्वक उसको संपन्न किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटियों के साथ 95 जन औषधि केंद्र और जन सुविधा केंद्रों की शुरुआत भी उत्तराखंड ने की है। आज सहकारिता की भावना से प्रारंभ किए गए जन औषधि केंद्रों से ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो दवाइयां खरीद नहीं सकते थे, जिनको अपने परिवार में किसी का इलाज करवाने के बाद दवाइयों की जरूरत होती थी तो तमाम प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जन औषधि केंद्रों का काम यहाँ पर प्रारंभ किया पूरे देश के अंदर, उनके कारण से उत्तराखंड के अंदर भी लोगों को 50 से 90% की जो दवाइयां हैं वो सस्ते में मिल पा रही हैं। भाई बहनों, बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबसे इतना कहना चाहते हैं कि हम सहकारिता का जो उत्सव, सहकार भारती का जो उत्सव चल रहा है, ये उत्सव निश्चित रूप से हम सभी लोगों के एक प्रेरणा के रूप में, एक उत्सव के रूप में, सहयोग के रूप में, संस्कार के रूप में, सबके उत्थान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे एक नई ऊर्जा हम सबको मिलेगी और ये 3 दिनों तक चलने वाले इस महामंथन से अमृत निकलेगा और वो अमृत उत्तराखंड के साथ साथ संपूर्ण देश के काम आएगा।
हमने भी उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस संकल्प में इसको श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए आप सभी का सहयोग और समर्थन चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का सहयोग, आप सभी का समर्थन जो हमें सदैव से मिलता रहा है वो आगे भी प्राप्त होता रहेगा। एक बार फिर से मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दीनानाथ जी को, हमारे डॉक्टर टू जी को और सभी आए हुए अतिथियों का, सभी पदाधिकारियों का, सहकार भारती से जुड़े हुए सभी भाई बहनों का देवभूमि उत्तराखंड में अपनी तरफ से बहुत स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और आप सबको आश्वस्त करते हुए कि हम निश्चित रूप से आप सबकी जो भी अपेक्षाएं हमसे हैं उन अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का संपूर्ण प्रयास हमारी ओर से होगा। पुनः मैं एक बार इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और अच्छा होता कि हम लोग भी आपके साथ पूरे समय यहाँ पर रहते और कुछ समय आपको देख पाते, लेकिन पहले से ये कार्यक्रम निर्धारित होने के कारण से, क्योंकि उद्घाटन सत्र में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सहकार भारती का सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई और